डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक नरेशन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम नरेशन से संबंधित चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ज्ञात है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक की चर्चा हम इस वीडियो में करने का प्रयास कर रहे हैं, ये टॉपिक सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यूपी बोर्ड 2023 एवं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उन परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम नरेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे और पर्टिकुलर इस वीडियो के माध्यम से आप नरेशन से संबंधित जो जनरल रूल्स हैं, जो सभी प्रकार के सेंटेंसेज में प्रयोग किए जाते हैं, उन से संबंधित नियमों की चर्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे। साथ ही साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, अब तक के आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आपको टुकड़ों में नरेशन की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप एक वीडियो के द्वारा सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वीडियो का लाभ आप ले सकें, आपको इसका लाभ मिले, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन है क्या? नरेशन एक तरीका है, अर्थात इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट आर आइडियाज़। अर्थात नरेशन जो है वो हमारे विचारों, हमारे थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। नरेशन के मेनली 2 काइंड्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है, इसकी पर्टिकुलर चर्चा भी हम करना अति आवश्यक समझते हैं। When we express any statement as it is called direct narration। अर्थात जब हम किसी स्टेटमेंट को एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं, तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? When we express any statement in our own words, it is called indirect narration। अर्थात जब हम किसी स्टेटमेंट को अपनी भाषा में अपने विचारों के अनुसार प्रकट करते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन के नाम से जाना जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जाना जाता है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसकी चर्चा भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कर लें, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित हैं। वी यूज इन्वर्टेड कामाज इन डायरेक्ट नरेशन। अर्थात डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग होता है, वेयर इज वी कांट यूज इन्वर्टेड कामाज इन इनडायरेक्ट नरेशन। जबकि हम इनडायरेक्ट नरेशन में अर्थात अप्रत्यक्ष कथन में इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आई शैल हेल्प यू डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखी गई है। अर्थात ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट को आप ध्यान दें, राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड हेल्प हिम। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है,
अर्थात ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उनके पार्ट्स कितने होते हैं। तो हम पार्ट्स की जब बात करते हैं तो आपको हम बताते चले, डायरेक्ट नरेशन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, या उसे इंट्रोडक्टरी वर्ब के नाम से जाना जाता है, या वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इट इज़ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामाज, अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जिसे आप जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले पार्ट में आपको मिलता है। सेकेंड थिंग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कामाज के जो अंदर का हिस्सा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको एक सेंटेंस दिया, राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। ये जो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जो सेड वर्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है आई शैल हेल्प यू, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे सिर्फ इस उद्देश्य से हमने आपको बताने का प्रयास किया है, जो सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रूल्स की चर्चा करनी होती है, डिफरेंट टाइप्स के रूल्स को यूज करना होता है। बट हमें पहले ये मालूम होनी चाहिए कि सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेंटेंस को 2 आधार पे डिवाइड करने का प्रयास किया गया है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यदि हम सेंटेंस की संरचना को यदि ध्यान दें तो सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स आर मिक्स्ड सेंटेंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस पर्टिकुलर 3 टाइप्स के सेंटेंसेज की चर्चा हम सिंथेसिस वाले पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के बेस पर, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 इज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं जिसे आप अफर्मेटिव एंड निगेटिव के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ अगले इस वीडियो के क्रम में जब बढ़ेंगे तो हम अब चर्चा करेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अर्थात अब हम उन रूल्स की चर्चा करने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जनरल रूल्स, इसके लिए आपको 2 टाइप्स के रूल्स मेनली यूज करने होते हैं। नंबर 1 जनरल रूल्स एंड नंबर 2 स्पेशल रूल्स। इस वीडियो में हम जनरल रूल्स की ही केवल चर्चा करेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेशल रूल्स की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा जनरल रूल्स किसे कहते हैं। द रूल्स विच आर यूज्ड इन एवरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड जनरल रूल्स। अर्थात जिन नियमों को हम सभी प्रकार के सेंटेंसेज में प्रयोग करते हैं उन्हें हम जनरल रूल्स के नाम से जानते हैं। जनरल रूल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं नरेशन के संदर्भ में। नंबर 1 रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ पर्सन। अर्थात सबसे पहला जो रूल है वो पर्सन को चेंज करने का रूल है। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी पर्सन्स होते हैं उन पर्सन्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस तरह से परिवर्तन करना होता है, इसकी चर्चा हम चेंजिंग ऑफ पर्सन वाले रूल में करेंगे। सेकेंड रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ टेंस। अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कैसे परिवर्तन करना होता है, इसकी चर्चा भी जनरल रूल्स के माध्यम से की जाती है। नंबर 3 रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात सेंटेंस में आए हुए
नियरनेस वर्ड्स को कैसे डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज करना होता है, इसकी भी चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन 3 प्रकार के रूल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ पर्सन। नंबर 1 जो रूल अभी आपने देखा, हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पर्सन को चेंज करेंगे। पर्सन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन विद द फॉलोइंग फार्मूला। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करेंगे। उसके लिए सन फार्मूला का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सन फार्मूला इक्वल टू SON/1 2 3। अर्थात अब आपको यहाँ पे SON एंड 1 2 3 की मतलब इसकी मीनिंग समझनी होगी। वेयर S इज इक्वल टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात यस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ओ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात ओ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एन फॉर नो चेंज, जहाँ एन का मतलब नो चेंज है। 1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से है, 2 का मतलब यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन से है, एंड 3 इज इक्वल टू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, अर्थात 3 का जो संबंध है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ है। अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर रूल को जानने से पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को समझ लेना जरूरी होता है। हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस की भी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे हमने आपको सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस की बात की है, जहाँ पे आपको पर्सन उसके केस की चर्चा की गई है। यहाँ पे लास्ट पे प्रिय विद्यार्थियों हमने एक जो केस रिफ्लेक्सिव केस होता है उसे हमने छोड़ रखा है। यदि आपको केस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट से नंबर एंड केस की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब आप इस पर्टिकुलर चार्ट को ध्यान दें। इस चार्ट के माध्यम से ही आप रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन में आई का इस्तेमाल होता है जो कि सब्जेक्टिव केस में होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है। माई और माइन ये पजेसिव केस में 2 चीज़ें आती हैं, और इसमें पहला जो माई आपको दिख रहा है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एंड माइन ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। सेकेंड पर्सन में यहाँ पे यू का इस्तेमाल होता है। यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका यू होता है, पजेसिव में योर और योर्स होता है। नेक्स्ट हम थर्ड पर्सन की यदि बात करें तो थर्ड पर्सन में ही जो कि मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। पजेसिव केस में हिज दोनों ही कंडीशन में यूज होते हैं। एंड नेक्स्ट सी जो कि फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका पजेसिव हर एंड हर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इट जो कि न्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इट जो है वो नपुंसक लिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव इट ही होता है, और पजेसिव केस में इट्स एंड इट्स का यूज होता है। अभी तक आपने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस की ही चर्चा किया। अब हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में वी को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव अस होता है, पजेसिव में आवर एंड आवर्स होता है। सेकेंड पर्सन यू ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, अभी इसकी चर्चा हमने आपसे की है, और ये यू का ऑब्जेक्टिव यू एंड पजेसिव में योर एंड योर्स होता है। थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे यूज होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव देम होता है, पजेसिव में दियर एंड दियर्स होता है। लास्ट रिफ्लेक्सिव केस की जो हमने यहाँ पे चर्चा छोड़ रखी है, आप उसे यदि चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। आई का पजेसिव
केस के बाद जो अगला रिफ्लेक्सिव केस होता है वो माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। जब आप इसे प्लूरल में कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सेल्वेज यू इस्तेमाल होता है, अर्थात वी का आवर सेल्वेज होगा, यू का योर सेल्वेज एंड दे का देम सेल्वेज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यू के साथ दो चीज़ें हैं, योर सेल्फ एंड योर सेल्वेज, क्योंकि यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों को कंसीडर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इन रूल्स की भी हम चर्चा कर लें, जिन रूल्स की हम चर्चा यहाँ करना चाहते थे। रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। रूल नंबर 2, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आप वर्ब कंसीडर करेंगे, अर्थात ये वर्ब प्रिंट होना चाहिए था। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज्ड, अर्थात जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंज्ड होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। अब आपको कुछ नोट पॉइंट की भी चर्चा यहाँ हमने करने का प्रयास किया है जो इस रूल से संबंधित है। आफ्टर चेंजिंग द पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन्स आए हैं उनको चेंज करने के बाद नंबर एंड केस ऑफ पर्सन्स आर द सेम, तो उनके जो नंबर होते हैं, अर्थात अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होना चाहिए, यदि प्लूरल नंबर था तो प्लूरल ही होना चाहिए, और यदि केस ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव होना चाहिए। अर्थात हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम पर्सन्स को चेंज करेंगे उनके नंबर और केस को अनचेंज्ड रखेंगे, अर्थात अपरिवर्तनशील रखेंगे इन इनडायरेक्ट नरेशन एज इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात डायरेक्ट नरेशन में जिस नंबर जिस केस का इस्तेमाल हुआ था उसी नंबर उसी केस का इस्तेमाल इनडायरेक्ट नरेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी आई शैल डू माई वर्क। अब आप यहाँ ध्यान दें, इसे हमने चेंज किया, राम टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क। अब आप यहाँ ध्यान रखें, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे राम का इस्तेमाल हुआ है, बट यहाँ जब आप राम को प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो चूंकि ये मेल है तो इसका प्रोनाउन ही होगा। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा, आई जो इस्तेमाल यहाँ हुआ था ये आई सब्जेक्टिव केस में है, और जब सब्जेक्टिव केस को आप चेंज करेंगे, अर्थात राम के जगह पे जब आप ही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि ही भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे ही आल्सो सब्जेक्टिव केस में है, अर्थात ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आप यहाँ ध्यान दें, माई जो आया है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अर्थात पजेसिव केस में है। इस स्थिति में ही का जो पजेसिव केस अभी अभी आपने चार्ट देखा है वहाँ पे हिज है, इसीलिए यहाँ पे डू के बाद हिज का इस्तेमाल हुआ। अर्थात इस स्थिति में जब आपने आई और माई को चेंज किया तो उनके केस और उनके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। राम टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको यू और योर को चेंज करना है। अब आप जब जैसे ही यू को चेंज करेंगे, ये सेकेंड पर्सन है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास मी है, बट यहाँ पे जो यू शुड है, अर्थात ये यू सब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए मी को आप आई से जब चेंज करेंगे तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में चेंज हो चुका। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो योर है
ये पजेसिव केस में है, और जब आप मी का पजेसिव केस यूज करेंगे तो उसके लिए आपको माई यूज करना होगा। अर्थात यहाँ पे भी नंबर एंड केस अनचेंज्ड हैं। प्रोनाउन तो चेंज हो चुके लेकिन नंबर और केस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम टोल्ड मी ही विल डू हिज वर्क। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ही एंड हिज ये दोनों ही चीज़ें थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं, अर्थात आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। राम टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क, आपको सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करना था, कनेक्टिंग वर्ड से सेंटेंस को जोड़ना था और बाकी चीज़ें एज इट इज आपको रख देनी थी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। यहाँ माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा आप कंसीडर कर लें। अब आप ध्यान दें, ही टोल्ड मी दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प मी। यहाँ ध्यान दें आप, आई को चेंज किया गया ही के अनुसार, माई को चेंज किया गया ही के अनुसार और यू को चेंज किया गया है मी के अनुसार। अर्थात इन स्थिति में जिस केस में प्रोनाउन यूज हुए थे उसी केस में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अर्थात जब आपको सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो तब आपको कैसे चेंज करना है इसकी भी हम चर्चा यहाँ करेंगे। ही सैड यू आर एन इडियट सुरेश। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इतनी लाइन है, यू आर एन इडियट सुरेश। यहाँ पे आपको सेड के बाद ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। सेकेंड, ही सेड यू आर टेलिंग अ लाई लीला। यहाँ भी आप ध्यान दें, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है सेड के बाद। थर्ड, अगर आप सेंटेंस को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ही सैड वेयर आर यू गोइंग मदर। यहाँ भी आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। रूल नंबर फोर्थ जो सेंटेंस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ही सैड डोंट मेक अ नॉइज हियर। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, ही सैड ब्रिंग अ चेयर एट वंस। यहाँ भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राप्ति नहीं हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि इन केसेस में हम इन सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करें। इन दिस केस वी हैव टू प्रॉब्लम्स। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसी सेंटेंस यदि हमें मिले तो। फर्स्ट, हाउ टू चेंज सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस। पहली समस्या आपके पास ये आएगी कि जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त होगा तो आप अपने सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस को चेंज कैसे करें। सेकेंड थिंग जो आपको समस्या दिख रही होगी जो फेस करेंगे आप, वो ये है, विच प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर से टेल आर्डर रिक्वेस्ट विश। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर या से के स्थान पर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इन दो तरह की समस्याओं की सॉल्यूशन कैसे होगी उसकी भी चर्चा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, चेंज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ वोकेटिव केस। तो पहली समस्या का निराकरण तो ऐसे होगा, यदि आपको सेंटेंस में वोकेटिव केस मिला है, अर्थात वोकेटिव केस ऐसे नाउन होते हैं जो किसी को संबोधित किए जाते हैं। अर्थात यदि आपने किसी को संबोधित किया है किसी सेंटेंस में, जैसा कि आपको अभी भी सेंटेंस नंबर 1 में आपने देखा, ही सेड यू आर एन इडियट सुरेश। यहाँ पे इडियट जो है वो सुरेश को संबोधित किया गया, अर्थात ये वोकेटिव केस में है। ही सेड यू आर टेलिंग अ लाई लीला। यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर टेलिंग अ लाई, ये पर्टिकुलर लीला के लिए कही गई। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, ये पर्टिकुलर सेंटेंस मदर के लिए इस्तेमाल की गई है। अर्थात इन तीनों ही सेंटेंस में सुरेश, लीला एंड मदर ये वोकेटिव केस में इस्तेमाल किए गए हैं और इन वोकेटिव केस को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। ये रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड रूल की यदि हम बात करें, व्हेन वोकेटिव केस इज नॉट यूज्ड, अगर सपोज करिए वोकेटिव केस का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं है तब आप क्या करेंगे।
चेंज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, अर्थात आपको सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की सहायता से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। अर्थात जब ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त न हो उस स्थिति में आप या तो ओकेटिव केस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप रख सकते हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे उन्हीं सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे जिन सेंटेंसेज को अभी आपने देखा। ही सेड यू आर एन इडियट सुरेश। अब आपको हमने अभी अभी बताया कि आप इस ओकेटिव केस को ऑब्जेक्ट बना लें, अर्थात ही सेड टू सुरेश यू आर एन इडियट। ये आपकी सेंटेंस है, आप इसे इस तरीके से कंसीडर कर लें। अब आप इसे आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड सुरेश दैट ही वाज एन इडियट, अर्थात अब आपने इस यू को सुरेश के अकॉर्डिंग चेंज किया जो कि ही के रूप में चेंज हो चुका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड यू आर टेलिंग अ लाई लीला। अब आप इस लीला को ऑब्जेक्ट बना दें। ही सेड टू लीला यू आर टेलिंग अ लाई। अब आप आराम से इस यू को लीला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अर्थात ही टोल्ड लीला दैट सी वाज टेलिंग अ लाई। ये जो सी है ये लीला के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड वेयर आर यू गोइंग मदर। यहाँ पे इस मदर को आप ऑब्जेक्ट मान लें, अर्थात ही सेड टू मदर वेयर आर यू गोइंग। अब आप यहाँ पे चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसकी चर्चा हम स्पेशल रूल्स में करेंगे। अब आप यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दें। ही आस्क्ड मदर वेयर शी वाज गोइंग। ये आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ही सेड डोंट मेक अ नॉइज। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की प्राप्ति नहीं हुई है चूँकि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव की है, अर्थात यहाँ पे यू जो है ये अंडरस्टूड है, अर्थात यहाँ पे ही सेड का तात्पर्य है ही सेड यू डोंट मेक अ नॉइज। यहाँ यू ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं चाहे वो डू नॉट से शुरू हो या किसी वर्ब से शुरू हो, वहाँ पे यू सब्जेक्ट के रूप में छुपा होता है। अब जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आप बनाते समय चूँकि यहाँ पे ओकेटिव केस इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस स्थिति में हमने आपसे अभी चर्चा किया आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में से किसी भी एक प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, मान लें। अब आप ही सेड टू मी या ही सेड टू हिम या ही सेड टू हर, इन तीनों में से किसी एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और आप इनकी सहायता से इन लाइनों को चेंज कर लेंगे। ही आस्क्ड मी या ही आस्क्ड हिम या ही आस्क्ड हर, तीनों में से किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नॉट टू मेक अ नॉइज, यहाँ पे नॉट टू जो वर्ड है, चूँकि यहाँ डू नॉट से लाइन स्टार्ट हुआ है, इसकी चर्चा भी हम स्पेशल रूल्स में करेंगे और इसी वजह से यहाँ नॉट टू कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड ब्रिंग अ चेयर। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की प्राप्ति नहीं हुई है और इस कंडीशन में आप वही करिए जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया, अर्थात इन्हीं तीनों में से किसी एक को ऑब्जेक्ट कंसीडर करके आप इस सेंटेंस को टू की सहायता से ऐड कर लेंगे, अर्थात ही ऑर्डर्ड मी या ही ऑर्डर्ड हिम या ही ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग अ चेयर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेकेंड वीडियो में स्पेशल रूल्स की चर्चा करेंगे जहां आप इन सभी प्रकार के सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियमों को भली भांति जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ हमारा आने वाला अगले वीडियो का इंतज़ार करें और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप नरेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड हाउ आर यू।
अब आप यहाँ ध्यान दें, ही सेड के बाद यहाँ यू का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चूंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे बदलने के लिए फर्स्ट या थर्ड पर्सन में से किसी एक प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और उसकी सहायता से आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेंगे। अर्थात ही आस्क्ड मी या ही आस्क्ड हिम या ही आस्क्ड हर हाउ आई वाज या हाउ सी वाज या हाउ ही वाज, इन तीनों में से किसी भी एक को लेकर के आप इसे चेंज कर सकते थे। ही सेड ओपन द गेट। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ओपन द गेट के बाद आपको यूज करना है प्रोनाउन सेकंड पर्सन, अर्थात यू ओपन द गेट, ऐसा ये सेंटेंस आप मान के चलें। इस स्थिति में आपको किसी एक प्रोनाउन को यूज करना होगा और उसकी सहायता से आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड अस, ही टोल्ड देम, इनमें से किसी भी एक को आप ले लें और उसके बाद टू प्लस सेंटेंस को आप एज इट इज रख सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इस रूल के कुछ अपवाद की भी चर्चा हम कर लें, उसको समझना जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इन एक्सक्लेमेशंस वी शुड यूज फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, अर्थात यदि एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल हुआ है किसी भी सेंटेंस में, अर्थात एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेज आपको नज़र आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ओनली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ आप ध्यान दें, ही सेड कांग्रेचुलेशंस। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होना चाहिए। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये कांग्रेचुलेशंस को आप वर्ब में चेंज करें, ही कांग्रेचुलेटेड मी। चूँकि यहाँ पे किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ था और हमने अभी अभी आपको बताया एक्सक्लेमेशंस में आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन ही यूज करना है, आपको यहाँ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है। सी सेड लॉयर। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको किसी ने संबोधित किया झूठे के रूप में। अब इस स्थिति में आपने यहाँ देखा सी कॉल्ड मी अ लॉयर, यहाँ भी हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया। ही सेड ब्रिंग मी अ बुक, ये जो सेंटेंस है आप यहाँ ध्यान दें, ही आस्क्ड हर या ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हर अस टू ब्रिंग हिम अ बुक। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन यूज नहीं किया है, उसका क्या कारण है, इस कारण को हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे और देखेंगे। सिर्फ आप दिमाग में इतना रख के चलें कि यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हर का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ही सेड डोंट डू इट। अब आप यहाँ ध्यान दें, ही आस्क्ड मी नॉट टू डू इट। नेक्स्ट, ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। अब आप यहाँ ध्यान दें, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इस तरह के सेंटेंसेस जो कि डबल सेंटेंसेज को लिए हुए हैं, यहाँ एक्सक्लेमेशन भी यूज हुआ है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज की जाती है, इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन ब्रीफ, रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर हम संक्षेप में ये जानने का प्रयास करें कि जितने भी रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना होते हैं, उनमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज कैसे की जानी चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग के द्वारा जान लेंगे। सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन की सहायता से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने विस्तृत जानकारी आपको दिया, बट व्हेन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट पर्सन देन सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। अर्थात यहाँ पे हम सेकेंड रूल में आपको हमने ये बताया, यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते समय आपको फर्स्ट पर्सन कंसीडर करने से बचना चाहिए, उसके जगह पे आपको थर्ड पर्सन यूज करना चाहिए। अर्थात यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट आप थर्ड पर्सन को बनाएं। सेकेंड रूल की हमने चर्चा की, अब हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं।
बट व्हेन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उस स्थिति में आपको फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट कंसीडर करना चाहिए। अर्थात सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को जब आपने ऑब्जेक्ट, माफ करिएगा, यदि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन को कंसीडर करना उचित नहीं होता है। इसीलिए आप थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करें और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड यू आर अ लॉयर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि रूल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फर्स्ट या थर्ड में से किसी एक को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा रूल है। बट आपको यहाँ ध्यान देना है, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट कंसीडर करते समय आपको फर्स्ट पर्सन के यूज से बचना चाहिए और आपको उसके जगह पे थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना चाहिए। आई टोल्ड हिम और आई टोल्ड हर दैट ही आर सी वाज अ लॉयर। आप यहाँ पे मी को ऑब्जेक्ट कंसीडर ना करें क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में यूज किए गए हैं। सेकेंड हम रूल की तरफ बढ़े हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई सेड कांग्रेचुलेशंस। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ भी आपने थर्ड पर्सन में से किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। अर्थात आई कांग्रेचुलेटेड हिम, आर आई कांग्रेचुलेटेड हर या आर आई कांग्रेचुलेटेड देम, ये तीनों सेंटेंस करेक्ट होंगे। यदि आपने यहाँ मी का इस्तेमाल किया तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है और आप माफ़ करिएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है। उस स्थिति में आपको ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में यूज करने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। आई सेड फूल। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे फूल का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात यहाँ आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, इस स्थिति में आप यहाँ भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात आई कॉल्ड हिम या आई कॉल्ड हर अ फूल। ही सेड हैप्पी क्रिसमस। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात थर्ड पर्सन का इस्तेमाल है। इस स्थिति में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात ही विश्ड मी अ हैप्पी क्रिसमस, नॉट हिम आर हर। आप यहाँ पे हिम और हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जनरल रूल्स में फर्स्ट रूल्स जो थे, रूल्स ऑफ पर्सन, इसकी हमने कंप्लीट चर्चा की। अब हम चेंज ऑफ टेंस की चर्चा करेंगे, अर्थात हम देखेंगे कि किस प्रकार से टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे अपने मित्रों तक, अपने परिजनों तक, जो इसके लिए, जिनके लिए ये उपयोगी हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चेंज ऑफ टेंस। रूल नंबर फर्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंजेज। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई शैल गो, आई वेंट। ये आपके पास दो सेंटेंसेज हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पे जो सेज है ये प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इस स्थिति में इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो टेंस है उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। राम सेज दैट ही विल गो आर ही वेंट। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर शैल गो का इस्तेमाल हुआ था, अर्थात ये फ्यूचर टेंस में था। यहाँ विल गो का इस्तेमाल हुआ है, ये भी फ्यूचर में है। यहाँ वेंट का इस्तेमाल था, यहाँ भी वेंट है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। अर्थात जैसा कि हमने अभी आपको रूल में बताया
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। राम विल से, अब आप यहाँ ध्यान दें, विल से अर्थात ये फ्यूचर में है, अर्थात आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। इस स्थिति में भी आप अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात राम विल से दैट ही गोज आर विल गो। यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ गो प्रेजेंट में है और गोज भी प्रेजेंट में है, शैल गो विल गो दोनों फ्यूचर में है, अर्थात यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूल नंबर 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इन करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, अर्थात उस स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे। अर्थात यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग्स की चर्चा यहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई विल गो। अब आप यहाँ ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है तो अभी हमने बात की कि हम पास्ट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो, यहाँ वुड का जैसे ही इस्तेमाल हुआ ये पास्ट में चेंज हो चुका। ही सेड आई एम गोइंग, यहाँ पे एम के स्थान पर वाज का इस्तेमाल आपने किया। ही सेड दैट ही वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 की बात करें, ही सेड आई हैव डन, ही सेड दैट ही हैड गोन, ये आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 4, ही सेड आई हैव बीन गोइंग, यहाँ पे ध्यान रखें आप, हैव को हैड में चेंज किया गया। अर्थात सभी जितने भी सेंटेंसेज को अभी आपने देखा, इन सभी सेंटेंसेज को उनके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में परिवर्तित किया गया है। इस रूल्स को हम शॉर्ट में इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में चेंज किया गया। इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस से है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो इन पास्ट टेंस। कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसा भी देखने को मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। इस स्थिति में आपको बहुत ही ध्यान से इनडायरेक्ट नरेशन में इन सेंटेंसेज को चेंज करना होता है। रूल नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार चेंज होता है। पहला रूल, मेरे प्रिय विद्यार्थी आप स्क्रीन पे ध्यान दें, राम सेड द ट्रेन रीच्ड लेट। यहाँ पे जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है, यहाँ रीच्ड है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। इस स्थिति में पास्ट परफेक्ट में जब आप इसे चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3, अर्थात राम सेड दैट द ट्रेन हैड रीच्ड लेट। यहाँ आप ध्यान रखें, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट की सहायता से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार चेंज होता है। राम सेड द बॉय वाज रीडिंग। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ वाज का इस्तेमाल है, अर्थात ये पास्ट कंटिन्यूअस है और आप इसे हैड बीन अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायता से चेंज करेंगे, अर्थात राम सेड दैट द बॉय हैड बीन रीडिंग। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी अनचेंज्ड, अर्थात यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपको मिलता है इनडायरेक्ट में तो आप उसे
चेंज करते समय उनके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं सेंटेंस को आप वंस अगेन देखने का प्रयास करें। यदि आपको ये सेंटेंस दी गई होती, राम सेड द ट्रेन हैड रीच्ड लेट, यदि ये सेंटेंस आपको मिलता तो आप इसे अपरिवर्तित रखते, अर्थात आप केवल सेड को टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, लाइन को दैट से जोड़ सकते हैं, या जो भी रिक्वायर कनेक्टिंग वर्ड है उनकी सहायता से आप ऐड करेंगे, बाकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इस पर्टिकुलर रूल्स को संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। राइट आर राइट्स चेंज्ड इनटू रूट, अर्थात V1 एंड V5 के स्थान पर इनडायरेक्ट नरेशन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इज एम आर प्लस राइटिंग इक्वल टू वाज वर प्लस राइटिंग, अर्थात इज एम आर को वाज और वर में चेंज की जाती है। हैज हैव बीन राइटिंग, यहाँ पे हैज हैव है, इसे हैड में चेंज किया जाता है। हैज हैव को यहाँ भी हैड में चेंज किया गया है। यहाँ ध्यान देना है आपको, इस शॉर्ट जो आपको टेबल दिख रहा है, इस टेबल के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप आसानी से इन सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे एक वर्ब का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब पर ध्यान दें। यदि V2 है तो ये हैड प्लस V3 में चेंज होगा, जैसा कि यहाँ पे रोट का हैड रिटेन किया गया। वाज वर राइटिंग को आपने हैड बीन राइटिंग में चेंज किया, हैड रिटन को हैड रिटन में चेंज किया, अर्थात यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि अभी आपने रूल में देखा, पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। हैड बीन राइटिंग, यहाँ हैड बीन राइटिंग का हैड बीन राइटिंग ही रह गया, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। डू डज नॉट राइट, अर्थात डू डज के बाद यदि नॉट का इस्तेमाल है तो उसे हम डिड नॉट में चेंज करेंगे, यदि डिड नॉट का इस्तेमाल है तो उसे हैड नॉट में चेंज करेंगे, यदि वर का इस्तेमाल है तो उसे हैड बीन में चेंज करिए। शैल को शुड करिए, शुड को शुड ही रहने दीजिए, विल को उड करिए, उड का उड ही होगा, कैन का कुड रखिए, और कुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुड का कुड ही होगा। हैड बेटर को हैड बेटर में ही चेंज न करना है, अर्थात आपको यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। यूज टू को यूज टू ही छोड़िए, मे माइट होगा, माइट का माइट ही होगा, नीड नॉट का नीड नॉट में ही परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शैल विल इज चेंज इनटू वुड, हाउएवर शैल मे बी इनटू शुड, अर्थात शैल और विल को वुड में चेंज किया जाता है। फिर भी कभी कभी शैल को शुड में भी चेंज किया जाता है, उसकी चर्चा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। विद आई एंड वी बट वुड इज मोर कॉमनली यूज्ड, अर्थात जब आप शैल को आई और वी के साथ इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करें तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर भी वुड जो है उसका इस्तेमाल सामान्यतः होता है, ये आप बात याद रखें। अब हम इस रूल्स ऑफ टेंस के अपवाद की चर्चा करना अति आवश्यक समझते हैं, अर्थात इस रूल से संबंधित जो अपवाद हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। एक्सेप्शन, देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस इवन इफ द सेंटेंस इज इन द पास्ट, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इस तरह के कोई सिचुएशंस आए, जिन सिचुएशंस की हम बात अभी करेंगे, तो उस स्थिति में आप किसी भी हालात में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो कंडीशंस कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ आर प्रिंसिपल, अर्थात कोई भी सार्वभौमिक सत्य अगर है या कोई सिद्धांत है तो उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसके टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। हैबिचुअल एक्शन, जनरल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट एंड प्रोवर्ब, इस तरह की चीज़ें यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलती है तो आप वहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड,
अब आप यहाँ ध्यान रखें, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक सार्वभौमिक सत्यता है, सत्य है, सच्चाई है कि जो सूर्य है, माफ़ करिएगा, जो पृथ्वी है वो गोल है। इस स्थिति में आप जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सेकेंड, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ध्यान दें, इट इज अ प्रोवर्ब, यहाँ ये एक कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इस स्थिति में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, अर्थात he said that honesty is the best policy। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान दें, द प्रीचर said man proposes and God disposes। यहाँ पे जो उपदेश देने वाला है उसने कहा कि मैन प्रपोजेस, अर्थात जो लोग हैं वो सोचते हैं, वो कुछ प्रपोज करते हैं और गॉड उनको डिस्पोज कर देता है, अर्थात द प्रीचर सेड दैट मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। नेक्स्ट, ही रिमार्क अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे किसी के द्वारा कही गई है कि जो जैसे हिंदी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अर्थात ये जो कारपेंटर जो होते हैं, जो बैड कारपेंटर्स होते हैं, वो अपने टूल्स के साथ झगड़ते रहते हैं, अर्थात जब आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो उसके संसाधनों पर दोषारोपण करना। इस स्थिति में इट इज़ अ प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब है, अर्थात यहाँ पे भी कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। ही रिमार्क्ड दैट, यहाँ पे ये दैट है, मिसप्रिंट है, ही रिमार्क्ड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। यहाँ भी किसी भी प्रकार के टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। आई सेड बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, अर्थात एक तरह के जो लोग होते हैं, एक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो साथ साथ होते हैं, अर्थात चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आई सेड दैट बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ आपको इम्पोर्टेंट सावधानियां बरतनी होती हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जब कभी भी किसी सेंटेंस में मस्ट का इस्तेमाल मिले तो उस स्थिति में आप उसे हैज या हैव टू में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई मस्ट गो, यहाँ ध्यान दें आप, ही सेड दैट ही हैड टू गो। यहाँ आपको ये ध्यान देना था कि जो मस्ट का इस्तेमाल हुआ है, इस मस्ट के स्थान पर आपको हैज या हैव टू का इस्तेमाल करना था, अर्थात यहाँ पे ही हैज टू गो होना चाहिए, ये मिसप्रिंट इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट पॉइंट की चर्चा कर लें। इफ मस्ट डिनोट्स रूल आर प्रिंसिपल, अर्थात यदि मस्ट के द्वारा किसी रूल की चर्चा की गई हो, किसी सिद्धांत को इंडिकेट किया गया हो, तो उस स्थिति में मस्ट को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ही सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो मस्ट का यहाँ इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ है, ये मस्ट चूँकि एक प्रकार के रूल्स की बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है कि विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक सिद्धांत है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये एक रूल है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मस्ट को हैज़ या हैव टू में चेंज नहीं करेंगे। ही सेड स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, अर्थात ही सेड दैट स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। यहाँ मस्ट को आपने अनचेंज्ड रखा है क्योंकि ये जो मस्ट है ये रूल आर प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है। वंस अगेन हम इस रूल को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मस्ट को आपको हैज और हैव टू में चेंज करना होगा जब ये जनरल सेंस में यूज हुआ होगा। बट यदि मस्ट के द्वारा किसी रूल या प्रिंसिपल की बात की गई हो तब आप वहाँ पे मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम और लास्ट इस वीडियो के रूल की चर्चा
हम करने का प्रयास अब कर रहे हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर आल्सो चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, अर्थात अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा यहाँ करेंगे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में। चूँकि इनके द्वारा निकटता का ज्ञान होता है, निकटता का बोध होता है, इस स्थिति में इन्हें दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। अब आप यहाँ ध्यान दें, दिस को दैट में चेंज करिए, दीज दोज में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे द प्रीवियस डे में, नाउ देन में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टू नाइट दैट नाइट में चेंज करिए, 10 को सो में चेंज करिए, कम को गो में चेंज करिए, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज होगा, हियर देयर में, हेंस देंस में, अगो बिफोर में। अभी आपको जितने भी स्क्रीन पे चीज़ें दिखी आप इसे राइट डाउन कर लें। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप चाहते हैं कि ये सारे रूल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा रखें अपने पास, तो आप अपनी नोट्स पे इन सारे रूल्स को नोट्स कर लें। ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए अति आवश्यक रूल्स होंगे और ये अति महत्वपूर्ण, साथ ही साथ बहुत ही उपयोगी टॉपिक की चर्चा हम आज कर रहे हैं। अर्थात हम ये चाहेंगे कि आप इन सभी नियमों को भली भांति जानने के लिए इनका नोट्स जरूर बनाएं। नोट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इफ एडजेक्टिव आर एडवर्ब यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच डिनोट्स थिंग्स बिफोर स्पीकर वी कांट चेंज इट, अर्थात जितने भी वर्ड्स अभी आपने देखे, यदि इन वर्ड्स के द्वारा ऐसा ज्ञात हो कि ये चीज़ें वक्ता के सामने हैं तो आप उस स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी सभी परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दिस इज माई पेन। जैसे ही ये सेंटेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अर्थात यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पेन राम के ठीक सामने है। इस स्थिति में चूंकि ये पेन स्पीकर के सामने है, हम दिस को चेंज नहीं कर सकते, अर्थात राम सेड दैट दिस वाज हिज पेन। यदि ये सेंटेंस ऐसा आभास होता कि पेन राम के सामने उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में हम आराम से दिस को दैट में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट, दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल गो आउट टुडे। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे उसके द्वारा ये कहा गया कि आज सुबह मैं बाहर जाऊंगा। ओके, इस स्थिति में आप ध्यान दें, यहाँ जो काम है वो ऐसा लग रहा है कि ये काम उसी दिन से संबंध रखता है, अर्थात उसी दिन की ये बात कर रहा है, सेम डे की बात कर रहा है, ये उसी दिन कह रहा है जिस दिन इसे जाना है। इस स्थिति में हम टुडे को दैट डे में चेंज नहीं कर सकते। दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड गो आउट टुडे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस रूल में जितने भी वर्ड्स को ध्यान दिया, जितने भी वर्ड्स को देखा, इन वर्ड्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं, बट कहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता, इनकी भी चर्चा हमने इस वीडियो में ही करने का प्रयास किया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो के बाद आपको नरेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। साथ ही साथ हम किसी वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस सेट भी आपको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।